तो रिसेंटली ही मुझे एक मांगा के बारे में पता चला जिसका कि नाम है साकामोटो डेज। अब इस मांगा का पोस्टर पहले मेरे पास कई बार आया है लेकिन मैं हमेशा इग्नोर कर दिया करता था। आई मीन यार, इसका मेन कैरेक्टर देखो, इसकी मूंछ जेठालाल जैसी है, इसका चश्मा पोपटलाल जैसा है। लेकिन एक दो दिन पहले मेरे पास इसकी शॉर्ट्स आती है और उस शॉर्ट्स को देखने के बाद सही में मैं खुद को रोक ही नहीं पाया इस मांगा को पढ़ने से। अब उस शॉर्ट्स में ऐसा क्या था, क्यों मैंने ये मांगा पढ़ना शुरू की और क्या तुम सब लोगों को भी ये मांगा पढ़नी चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले तो मैंने ये मांगा पढ़ना क्यों शुरू की, तो जैसा कि मैंने बताया तो मैं शॉर्ट्स मेरे पास आई थी और उस शॉर्ट्स में जो चीज़ें मैंने देखी ना उसी वजह से मैंने ये मांगा पढ़ना शुरू किया था। जिनमें से कि सबसे पहली चीज़ थी कि ये मांगा एक्शन कॉमेडी पे बेस्ड है। और अगर तुमने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता ही होगा, एक्शन कॉमेडी चाहे मूवी हो, एनिमे हो या फिर मांगा हो, सारी चीज़ देखता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट जॉनरा है। एंड डेट्स वाई वन पंच मैन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आता है। और दूसरी चीज़, ये जेठालाल पहला ऐसा दिखता था तो और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गया मैं अंदर से कि ये बंदा ऐसा कैसे बन गया। और इन्हीं दो रीजंस की वजह से मैंने ये मांगा पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले इस मांगा के प्लॉट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जॉन विक मूवी से, अगर तुमने देखी है। अब हाँ, इसमें कोई कुत्ता नहीं मरता है, उसके पीछे रिवेंज के पीछे सब लोगों को मारने नहीं लग जाता है प्रोटैगनिस्ट। लेकिन स्टिल इस स्टोरी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक टॉप असैसिन होता है, यूँ समझ लो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन। लेकिन एक लड़की के प्यार में गिर जाता है और सारी चीज़ें छोड़ देता है, रिटायर कर जाता है उस असैसिन जॉब से और अब करेंटली एक छोटी सी शॉप चला रहा है। लेकिन जस्ट लाइक जॉन विक, पीछा तो छोड़ते नहीं वो बंदे जो कि पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे ही इसमें अंडरवर्ल्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग जो असैसिन अपनी जॉब को छोड़ देता है, नॉर्मल लाइफ में निकल जाता है, उसको माफ़ नहीं करा जाता और उसकी सज़ा होती है मौत। एंड दैट्स इट। सब लोग साकामोटो की जान के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं। अब वैसे तो मैंने इसके सिर्फ 11 चैप्टर्स ही पढ़े हैं, लेकिन स्टिल 11 चैप्टर्स तक अभी तक तो किसी की मौत नहीं हुई है। स्पेसिफिकली बोलूँ तो साकामोटो की फैमिली में से किसी की मौत नहीं हुई है। उसके पास एक बीवी है, बीवी तो होगी ऑब्वियसली, और एक बच्ची भी है जो कि दोनों सेफ है। और क्योंकि एक्शन कॉमेडी है मांगा तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा मरेगा। खैर, इसके बाद अगर स्टोरी की बात करें तो 11 चैप्टर्स तक जो मुझे स्टोरी के बारे में पता चला वो तो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। इसकी स्टोरी की स्टार्टिंग ही होती है इसके प्लॉट समझाने से, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि साकामोटो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असैसिन था या फिर बोलूँ हिटमैन था। सिमिलर से वर्ड है तो तुम देख लेना। तो यही चीज़ें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा दी जाती हैं, सब कुछ सेटअप कर दिया जाता है कि कैसे साकामोटो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असैसिन था लेकिन एक लड़की के चक्कर में अब नॉर्मल लाइफ जी रहा है। लेकिन हमने यही चीज़ पहले काफ़ी सारी मूवीज़ में देखी है कि ऐसा करने के बावजूद बंदा कोई भी क्यों ना हो अपने पास्ट को पीछे छोड़ ही नहीं पाता, लोग ही नहीं छोड़ने देते हैं अगर वो खुद छोड़ना चाहे तो। और क्योंकि साकामोटो इतना ज़्यादा फेमस हिटमैन था तो उसके काफ़ी ज़्यादा फैंस भी थे, जिनमें से एक ये बंदा भी था, यानी अपना मेन साइड करेक्टर, जो कि जानना चाहता था कि साकामोटो ने सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के नॉर्मल लाइफ जीना क्यों शुरू कर दिया। और वो पर्सनली अंदर से ये चाहता था कि साकामोटो वापस से हिटमैन इंडस्ट्री में आ जाए, क्योंकि अगर हिटमैन इंडस्ट्री से बाहर जाओगे तो मारने के लिए घूमेंगे सारे लोग। और इस बंदे को भी, यानी अपने मेन साइड करेक्टर को भी मारने के लिए ही हायर किया गया था, क्योंकि अगर साकामोटो को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई जानता था तो यही बंदा था। संग में काम किया है ना साकामोटो की इसने पहले, ना ही ये वापस उसे हिटमैन में कन्वर्ट कर पाता है। उल्टा साकामोटो इसे हिटमैन की जॉब छुड़वा के अपनी शॉप में एक नॉर्मल जॉब दे देता है, नॉर्मल लाइफ जीने को बोलता है। और ऐसे ही कुछ टाइम तक स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें कुछ रूल्स के बारे में पता चलता है जो कि साकामोटो की बीवी ने डिफाइन किए थे कि ये तुम्हें मान नहीं पड़ेंगे, अगर नहीं माने जाएंगे तो पेनल्टी के तौर पर डिवोर्स होगा। और उन्हीं रूल्स में से अभी तक तो 11 चैप्टर्स तक सिर्फ एक ही रूल पता है कि किसी को भी मारना नहीं है जान से। और इसकी बीवी उससे ये भी कहती है कि जितने भी लोग तुमने अभी तक मारे हैं उनको कंपनसेट करने के लिए लोगों की मदद करो। और ऐसे ही ये स्टोरी आगे बढ़ती है। साकामोटो जब भी मौका मिलता है वो लोगों की मदद करता है और ऐसे ही मदद करने के दौरान एक और साइड कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि ये लड़की, जिसको कि कुछ असैसिन से बचाते हैं साकामोटो और ये बंदा। एंड दैट्स हाउ ये लड़की भी उस शॉप में काम करने लग जाती है। अब जब तक इस लड़की ने एंट्री किया था तब तक तो ये मांगा, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल एवरेज थी। एवरेज से भी थोड़ा कम ही मान सकते हो, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे, सही बता रहा हूँ। थोड़ी सी भी हंसी नहीं आई, थोड़ा सा भी एक्शन जो था वो सब बेकार था। अब आई नो तुम में से काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लग सकती है, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ज़्यादा खास अच्छी नहीं लगी।
लेकिन इस लड़की के एंटर करने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन साकामोटो के सिर पे 1 बिलियन येन की बाउंड्री रखती है और यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि सारे असैसिन साकामोटो के पीछे पड़ जाते हैं। अब 11 चैप्टर्स तक तो सिर्फ 2-3 असैसिन ही हमें दिखाए गए हैं जो कि साकामोटो के पीछे लगे हुए थे, उनसे फाइट हुई थी साकामोटो की और उसके ये साइड कैरेक्टर की, जिसका कि नाम मैं भूल रहा हूँ तो साइड कैरेक्टर भी बोलूँगा। बट स्टिल धीरे धीरे ये मांगा थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग होने लगती है और आगे कितनी होगी अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने 11 चैप्टर्स ही पढ़े हैं इसके अभी तक, लेकिन ये इतनी ज़्यादा भी एंगेजिंग मांगा नहीं थी जैसे कि काजू नंबर 8 थी। एक बार में मैं पढ़ता ही चला गया था और भी कई मांगाज ऐसी हैं जो कि अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं पढ़ता ही चला जाता हूँ 2-3 दिन तक, लेकिन इस मांगा में इतना दम नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा एंगेज रख पाए। ये 11 चैप्टर्स भी मैंने टुकड़ों में पढ़े हैं 2-2 3-3 बार करके। बाकी अगर तुम लोगों में से किसी ने अगर ये पूरी मांगा पढ़ी है तो मुझे कमेंट जरूर बताना क्या ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मांगा है भी, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं या फिर ड्रॉप कर दूंगा अभी से ही। खैर इस मांगा को जैसा कि मैंने बताया 11 चैप्टर्स तक मैं एवरेज ही मानूंगा, लेकिन स्टिल एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस करती है मुझे अंदर से, जिसकी की वजह से शायद मैं इस मांगा को कंटिन्यू रख सकता हूँ, जो कि है साकामोटो का पतला और मोटा होना। आई मीन ये बंदा अपने पतले होने को ही एक तरीके का पावर अप बना लेता है, एक झटके में पतला हो जाता है यार, फाइट के बीच में पतला हो जाता है और जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल शेप में आता है यानी अपने यंग डेज में आता है तो अपोनेंट को इजीली डिफीट कर देता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती साकामोटो को। अब ये चीज़ वो कैसे कर पा रहा है, क्या पावर्स हैं भैया उसकी, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। आगे शायद मांगा में हमें पता चले, लेकिन हाँ इस यूनिवर्स में शायद थोड़ी बहुत पावर्स होती हैं क्योंकि ये जो साइड कैरेक्टर है ना साकामोटो के साथ घूमता रहता है, ये बंदा माइंड रीड कर सकता है और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाता है थॉट्स का, नहीं क्लियरली रीड कर सकता है कि क्या बंदा सोच रहा है। तो शायद साकामोटो के पास भी कुछ ऐसी ही पावर्स हो, हु नोज़। बाकी कंक्लूजन की बात करें तो 11 चैप्टर्स तक तो मैं मानता हूँ ये चीज़ कि तुम्हें शायद मज़ा नहीं आएगा, आ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव है यार ये चीज़, तो किसी को मज़ा आए किसी को मज़ा नहीं आए, लेकिन स्टिल मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा। शायद 11 चैप्टर से ज़्यादा मज़ा आने लग जाए, आगे की मांगा पढ़ूंगा और अगर बहुत अच्छी लगती है तो तुम्हें बताऊंगा भी कि क्या हो रहा है मांगा में। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोज़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।